सुप्रभात। पिछली कक्षा में आपने पद के 4 प्रकारों के बारे में जाना। ये चारों प्रकार हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों ही पद विकारी कहे जाते हैं। अब विकारी का अर्थ क्या है? विकारी उसे कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से जिनमें परिवर्तन आ जाए या विकार उत्पन्न हो जाए, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ये चारों पद लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से इनमें परिवर्तन आ जाता है। अब हम आज जो पद पढ़ेंगे वे हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये अव्यय वास्तव में इसका अर्थ है जिनका व्यय न हो, अर्थात अ और व्यय, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न न हो। वे शब्द जिनमें कोई व्यय या परिवर्तन न हो वे अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये अव्यय शब्द मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। अब हम आज अव्यय शब्द में पहला प्रकार क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाना चाहेंगे कि क्रिया विशेषण का स्वरूप क्या है। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। वे लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जो किसी भी पुल्लिंग, एक वचन, स्त्रीलिंग, बहुवचन या सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसी के साथ भी प्रयोग किया गया है, परंतु इसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः व्याकरण की दृष्टि से ये अव्यय या अविकारी शब्द है। अब हम हिंदी में क्रिया विशेषण शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त 4 और अविकारी शब्द हैं, जैसे कि पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। अब हम इन 5 प्रकारों में पहला प्रकार क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया यानी कार्य को जिससे कार्य का करना या होना समझा जाए, और विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ करके क्रिया विशेषण शब्द का अर्थ हम इस प्रकार निकालेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे सीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक शब्द और हाथों हाथ शब्द दोनों ही क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे पढ़ती है शब्द की विशेषता है ध्यानपूर्वक, और बिक गया शब्द की विशेषता है हाथों हाथ। ये दोनों ही क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब भी इसके पश्चात कुछ अन्य उदाहरण भी आपको बताएंगे। वे अन्य उदाहरण हैं, कमलेश अभी आई है। मोहन ऊपर बैठा है। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं।
अब इसमें आप देखेंगे कि ऊपर शब्द और बिल्कुल शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द, ये सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब आप अब इसके बाद हम कुछ उदाहरण के द्वारा और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि वाक्य में उपर्युक्त शब्द अभी शब्द आया है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है। दूसरा वाक्य प्रयुक्त हुआ है, तीसरे वाक्य में प्रयुक्त हुआ है ऊपर शब्द। आपने देखा यहाँ बैठा है की विशेषता बता रहा है। क्रिया बैठा है की विशेषता बताने के कारण स्थान का बोध करा रहा है। और तीसरे वाक्य में प्रयुक्त हुआ है बिल्कुल शब्द, उसमें थक गया हूँ का क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बोध कराने के कारण यह कितना थक गया हूँ बिल्कुल शब्द जो है परिमाण की विशेषता परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। और उसके पश्चात अगले वाक्य में ध्यानपूर्वक शब्द जो है क्रिया की सुन रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया की विधि या रीति का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार की विशेषता बताता है उस दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हम जानते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब चारों भेदों में पहला भेद इसका है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब और चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुल 4 भेद हुए। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण हैं जो किसी क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। वे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह कल आएगा, वह कल आएगा, वह दिन भर पढ़ता रहा है, वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त काल, दिन भर, कल, दिन भर और प्रतिदिन शब्द ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो किसी क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, यानी समय का बोध करवा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बताते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी क्रिया से यदि कब प्रश्न करें तो उत्तर में जो प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। अब हम इसमें यदि प्रश्न पर पूछें कि यह मेला कब लगता है तो हमें उत्तर मिलेगा प्रतिवर्ष। इस प्रकार समय का पता चलने के कारण ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों, अब, कब, कभी, प्रातः, तब, लगातार, आजकल, रोज, प्रतिदिन,
आदि कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ये शब्द जिन भी वाक्यों के साथ लगेंगे वे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम दूसरा प्रकार यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण हैं जिनसे किसी दिशा या स्थान का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण हैं जिनसे किसी स्थान या दिशा का बोध होता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला वाक्य आपके सामने रखते हैं, पिताजी बाहर गए हैं। दूसरा वाक्य है, चोर आस-पास छिपा है। तीसरा वाक्य है, मोहन उधर गया है। इन तीनों ही वाक्यों में प्रयुक्त बाहर शब्द, आसपास शब्द, उधर शब्द ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ आई हुई क्रियाओं के बारे में होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? आइए इसके बारे में जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो शब्द हमें प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए एक वाक्य में इसे करके दिखाते हैं। जैसे तरुण पीछे बैठा है। तरुण पीछे बैठा है। अब हम इसमें कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जैसे बैठा है क्रिया है, उसके साथ हम कहाँ शब्द लगाते हैं और इसका प्रयोग करके प्रश्न बनता है, तरुण कहाँ बैठा है। तो उत्तर में क्या आया? उत्तर में हमें प्राप्त हुआ कि वह पीछे बैठा है। अब पीछे शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम क्रिया के साथ कहाँ शब्द को जोड़कर वाक्य को पुनः प्रश्न के रूप में बनाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह उत्तर होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ, वहाँ, आस पास, निकट, चारों ओर, वहाँ, यहाँ, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर, सामने, इधर, उधर आदि ये जितने भी शब्द हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा यानी नाप तोल। क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। फिर से बता रहे हैं इसकी परिभाषा। क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला वाक्य है, पहलवान अधिक खाता है। दूसरा वाक्य है, उसने थोड़ी सी चाय पी। तीसरा वाक्य है, वह खूब पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में जो प्रयुक्त अधिक शब्द है, थोड़ी सी शब्द है, खूब शब्द है और ये सारे शब्द जो हैं क्रियाओं की मात्रा या परिमाण के बारे में उनकी विशेषता का बोध करा रहे हैं।
अतः ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान अब हम कैसे करेंगे? आइए इसका एक छोटा सा रूप बता देते हैं, जो इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि हम कितना और कितनी शब्द लगाकर क्रियाओं के साथ प्रश्न पूछते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि बीमार व्यक्ति ने कम खाया। बीमार व्यक्ति ने कम खाया। अब यहाँ पे बीमार व्यक्ति ने कितना खाया प्रश्न यदि करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कम। तो इस प्रकार क्रिया के साथ हमने कम या कितना या कितनी शब्द लगाकर प्रश्न किया तो हमें उत्तर जो मिला है कम। ये जो है परिमाणवाचक बोधक शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण बोधक शब्द है। अब इस पर्याप्त, कम, अधिक, तनिक, कितना, खूब, थोड़ा सा, लगभग आदि शब्द जो है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रूप से संबंधित शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग जहाँ पे भी होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको पहला जो इस में बोध है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बारे में बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीति यानी कार्य करने की शैली या कार्य करने की विधि। क्रिया में होने वाली रीति या विधि का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देखिए। वह तेज दौड़ा। वह तेज दौड़ा। वह अचानक आ गया। वह अचानक आ गया। बच्चों ने भली भांति समझ लिया। बच्चों ने भली भांति समझ लिया। इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि वह तेज दौड़ा में तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह अचानक आ गया में अचानक शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। और बच्चों ने भली भांति समझ लिया वाक्य में भली भांति शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अब इन क्रिया की विशेषता बताने वाले तीनों शब्दों से हमें कार्य की विधि का बोध होता है, कार्य करने की विधि का बोध होता है। अतः ये सभी शब्द जो हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? आइए उसको भी पहचानने का एक तरीका आपको बताते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ हम यदि कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर में हमें जो शब्द प्राप्त होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोधक शब्द होंगे। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए। वह सुखपूर्वक रह रहा था। वह सुखपूर्वक रह रहा था। अब आप इसमें कैसे शब्द से प्रश्न करिए। वह कैसे रह रहा था तो आपको उत्तर मिलेगा सुखपूर्वक। अब ये सुखपूर्वक शब्द जो है आपने देखा कि क्रिया की विधि या शैली बता रहा है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम ये जानते हैं कि इसकी पहचान किन किन शब्दों से
करते हैं। जैसे कि आप कैसे शब्द लगाइए, जैसे सहसा, ध्यानपूर्वक, तेज, धीरे धीरे, हाथों हाथ, जल्दी, चुपचाप, अचानक आदि। ये जो सारे शब्द हैं सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम आपको क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के चारों भेदों के बारे में एक बार पुनः समझाते हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन चारों की एक बार फिर से विशेषता बता दें। रीतिवाचक यानी जिसमें कार्य करने की शैली या विधि का बोध होता है, कार्य करने की रीति या शैली संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण हैं जिनसे हमें क्रिया के काल या समय का पता चलता है। क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का पता चलता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम तीसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में फिर से समझेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जिनसे क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जिनसे हमें क्रिया के परिमाण यानी मात्रा, नाप तौल के बारे में संबंधी विशेषता का पता चलता है। अब हम आपको क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर करना समझाएंगे। कैसे हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण है अथवा विशेषण? कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों ही प्रकार में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों ही प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग को देखकर ये सहज ही पता चल जाता है कि ये विशेषण की भांति प्रयुक्त हुए हैं अथवा क्रिया विशेषण की भांति। जैसे जब ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और परंतु जब यही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताने लगते हैं तो ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे दोनों प्रकार का आपको एक ही शब्द का दोनों प्रकार में प्रयोग करके समझाते हैं। जैसे मीठा शब्द है, मीठा शब्द को आप विशेषण के रूप में प्रयोग करिए इस प्रकार, जैसे कि यह आम मीठा है। यहाँ आम शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। और अब इसी मीठा शब्द को यदि हम क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, क्रिया की विशेषता के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसे भी हम एक बार देखते हैं। यह बहुत मीठा बोलती है, यह बहुत मीठा बोलती है। अब यहाँ पे यह बहुत मीठा बोलती है, बोलना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये मीठा शब्द जो है यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जैसे कि क्षितिज अच्छा लड़का है। अब यहाँ क्षितिज जो है वह संख्यावाचक शब्द है, संज्ञा है। तो क्षितिज शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसकी अगर विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द तो ये विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ। और इसी अच्छा शब्द को हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे, जैसे क्षितिज अच्छा लिखता है। अब यहाँ पे क्षितिज के लिखने की क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब कम शब्द है, उसके पास कम रुपए हैं। यहाँ पे उसके पास सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कम शब्द क्या हुआ, विशेषण हो गया। अब कम बोलेंगे तो सुखी रहेंगे। यहाँ पे देखिए आप, बोलेंगे क्रिया की विशेषता बता रहा है, कम बोलेंगे, तो कम बोलेंगे शब्द जो है क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा वाक्य, अगला वाक्य है, उसने अधिक धन कमाया है। उसने अधिक धन कमाया है। अब यहाँ पे ये जो है उसने अधिक शब्द जो है यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा विशेषण। उसी प्रकार यहाँ पे अगर अधिक शब्द को ऐसे करें कि वह अधिक खाता है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये अधिक शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऐसे ही एक उदाहरण है, बहुत दिनों के बाद हम मिले। बहुत दिनों के बाद हम मिले। यहाँ बहुत जो है वह विशेषण शब्द है, और क्योंकि ये विशेषता संज्ञा सर्वनाम की बताने के कारण, ये विशेषण संज्ञा की बताने के कारण ये जो है विशेषण है। अब तुम बहुत बोलते हो, इसमें बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसके बाद इतना काम मत करो। यहाँ पे इतना शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और इतना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पे इतना शब्द क्रिया की विशेषता बताने के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विशेषण और क्रिया विशेषण क्या होता है। विशेषण यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। इस प्रकार वही शब्द विशेषण में यदि संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण माने जाएंगे, और उन्हीं शब्दों का यदि क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो वे क्रिया विशेषण माने जाएंगे। अब आप क्रिया विशेषण के विशेषता और क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के स्वरूप एवं उसके भेदों के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। धन्यवाद।